जिस गति से हम लोग आजकल गुजर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी, जो एआई, जो मशीन लर्निंग जैसे हम सुन रहे हैं आजकल, ये सब हमारे लाइफ़स्टाइल को इतना तेज़ बना दिया है, को हम लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि हम कितने तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी है कि हम लोग आजकल कई सारे नए-नए बीमारियाँ देख रहे हैं और उन बीमारियों की गिनती बढ़ रही है जो ऑलरेडी हमारे समाज में थे। तो हम उस बीमारी के बारे में आज बात करने वाले हैं जो हम इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट बहुत ज़्यादा देख रहे हैं आजकल। इन्फर्टिलिटी जो है वो मर्द और स्त्री दोनों में देखा जाता है और मैं एंड्रोलॉजिस्ट मर्दों में इन्फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करने का डॉक्टर हूँ। मैं डॉक्टर बी श्रीहर्षा, कंसल्टेंट माइक्रो सर्जिकल एंड्रोलॉजिस्ट एंड मेंस सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट, इसके बारे में आज कुछ विस्तार में बात करने के लिए आया हूँ आपके सामने। तो मेल इनफर्टिलिटी मतलब पुरुषों में इनफर्टिलिटी का वजह क्या होता है? आजकल हमारे लाइफ़स्टाइल में इतने बर्ताव आ गए कि हम लोग कुछ-कुछ चीज़ों को हमारे नियंत्रण में रख नहीं पा रहे हैं। जैसे हमारी नींद है, जो पहले हम लोगों को बताया मतलब समझाया गया था कि हमारे बचपन में कि रात को सोया जाता है, दिन में हम लोग काम करते हैं, हमारा जो भी रोज़ी-रोटी चलता है, वो सब दिन में चलता है। वो सब आजकल रिवर्स हो गया है। मतलब लोग आजकल रात में काम करने लगे हैं और दिन में सोने लगे हैं। और आप एक बात समझ जाइए कि रात की नींद और दिन की नींद दोनों अलग-अलग है। उसके अलावा आजकल हमारे लाइफ़स्टाइल या टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम लोग शादी करने का ऐज भी बढ़ाते गए हैं। जैसे पहले शादी होता था 25-30 साल की उम्र के अंदर, लेकिन आजकल किसी की भी शादी 30-32 साल के अंदर हो नहीं रही है। अब इसका नतीजा क्या है? अगर मान लीजिए 32-35 के बाद अगर किसी की शादी होती है, तो उनके उम्र के हिसाब से उनके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव आ जाते हैं, जो हमारे नियंत्रण में होते नहीं हैं। तो इसका असर पड़ता किस पे है? भले ही अपने मांसपेशियों में और अपने हड्डियों में मजबूत तो कम हो जाता है, लेकिन इसके साथ-साथ हमारा सेक्सुअल पोटेंसी भी कम हो जाता है और हमारे शुक्राणु मतलब स्पर्म काउंट और स्पर्म क्वालिटी भी बहुत घटते जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये आजकल के सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे शादी की उम्र जो है वो 32-35 के बाद में मतलब हो रही है। तो इसका असर एल्डरली मेल्स में क्या होता है? तो पहली बात ये समझ जाइए, नॉर्मल मर्दों में ही इन्फर्टिलिटी का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब 20-25 या 30 साल के अंदर जिसकी भी शादी होती है, उन लोगों में भी इन्फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है। तो अगर मान लीजिए कोई आदमी 35 साल के ऊपर अगर जो है वो शादी करता है, तो उनमें क्या-क्या समस्या आ सकती है? पहली बात, जब आदमी का उम्र 35 या 38 35-38 साल के ऊपर हो जाता है, तो उनके बॉडी के हिसाब से कुछ एजिंग फैक्टर्स की वजह से शुक्राणु मतलब स्पर्म्स का काउंट और क्वालिटी अंतर्गत कुछ विषयों में मतलब कुछ चीज़ों की वजह से ही कम होता जाता है। तो अगर काउंट कम हो गया या अगर काउंट भले ही सही हो, लेकिन अगर स्पर्म का क्वालिटी कम हो गया। अब जब मैं स्पर्म का क्वालिटी बताता हूँ, मेरे मतलब क्या है? स्पर्म में चलन कितना है? मतलब वो स्पर्म का मूवमेंट कैसा है? उसका मतलब उसका मॉर्फोलॉजी, जो दिखने में स्पर्म नॉर्मल है कि नहीं? अब एक स्पर्म को हम नॉर्मल कब कहते हैं? जब हर स्पर्म का एक हेड, एक टेल, एक नेक और एक मिड पीस होता है, इस स्पर्म को हम नॉर्मल कहते हैं। तो एज के हिसाब से इसका मॉर्फोलॉजी भी खराब हो जाता है, मतलब स्पर्म का सही रहने का तरीका भी कम हो जाता है। तो मान लीजिए अगर आप ऑलरेडी 35-38 ईयर्स के हो गए हो, उसके बाद आप दिन भर काम करके रात को घर आ गए हो, तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है। जिससे आपका सेक्स करने का फ्रीक्वेंसी जब कम हो जाता है, तो नेचुरली भले ही आपका स्पर्म काउंट या क्वालिटी सही हो, तो आपके बच्चा पैदा करने का शक्ति तो कम हो ही गया। उसके ऊपर से आपके एज के हिसाब से आपका स्पर्म काउंट और क्वालिटी भी कम हो गया। इसके अलावा एज के हिसाब से एक और कुछ चेंजेस जो मतलब एक और कुछ बदलाव जो आता है आपके स्पर्म में, उसे हम कहते हैं डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स, जिसको हम डीएफआई कहते हैं। तो ये एक मार्कर है एजिंग का, जिसका एज भले ही 25-28 साल हो, उसका भी कुछ ना कुछ डीएफआई होता है। मतलब थोड़ा बहुत स्पर्म का डीएनए फ्रैगमेंटेशन हुआ रहता है। तो वो अगर मान लीजिए उसका काउंट 20-25 के आसपास है, तो वो नॉर्मल स्पर्म है। लेकिन एज के हिसाब से डीएफआई का भी वैल्यू बढ़ते रहता है। अगर मान लीजिए डीएफआई 35 या 40 35-40 के ऊपर अगर हो जाता है, तब भी स्पर्म का क्वालिटी बहुत ही घट जाता है और उनमें भी नेचुरल प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम हो जाती है। और ऐसे पेशेंट्स में जब हम नेचुरल प्रेगनेंसी ट्राई करने के बाद जब आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स माने एआरटी के सहायता से हम जब उनको बच्चे पैदा करने की हम कोशिश करते हैं, तो हम सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि आईयूआई के द्वारा कुछ करें। लेकिन जिसका ऑलरेडी डीएफआई बहुत ज़्यादा हो, तो उनमें आईयूआई करके कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो फेल होना ही होना है। उसके बाद अगर किसी का हमें आईवीएफ भी करना पड़े, तो आईवीएफ में भी हमें अल्टीमेटली वही स्पर्म चाहिए होगा जिसकी क्वालिटी सही मात्रा में हो।
मतलब जिसकी डीएफआई कम हो। तो ये सब चेंजेस जो है एल्डरली मेल में, मतलब पेशेंट का एज जिसमें 35-38 ईयर्स के ऊपर होता है, उनमें हम लोग ज्यादातर देखते हैं। ये एक पहली समस्या है। अब दूसरा समस्या क्या है, जिस मर्द का उम्र 35 या 36 है जब इसकी शादी होती है, तो उनकी वाइफ का भी एज 32-30 का तो हुआ ही होगा। तो एज के हिसाब से जैसे मेन, मतलब जैसे मर्दों में शुक्राणु का काउंट और क्वालिटी कम होता है, उसी हिसाब से वुमेन में भी, मतलब स्त्री में भी एग काउंट और क्वालिटी भी कम हो जाता है। और जैसे जैसे एग काउंट और क्वालिटी कम हो जाता है, जितने ही भले ही आप सेक्सुअल लाइफ अपना एंजॉय कर रहे हो, जितना भी अच्छा फ्रीक्वेंसी हो, आपका प्रेगनेंसी आने का चांसेस उतना ही कम हो जाते हैं। और इससे होता क्या है, आप ट्राई करते रहते हो प्रेगनेंसी के लिए, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, फैमिली का प्रेशर बढ़ रहा है, ऊपर से आपकी भी उम्र घट रही है, मतलब उम्र बढ़ते जा रहा है, आपको भी अपने काम के टेंशन है। तो इन सब चीजों से आप पे स्ट्रेस बढ़ जाता है। अब स्ट्रेस से होता क्या है, स्ट्रेस से बैड हार्मोन्स का लेवल्स बहुत बढ़ जाती है। जब मैं कहता हूं बैड हार्मोन्स, मेरा मतलब है हार्मोन्स जिसके वजह से आपका स्ट्रेस का इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है आपके बॉडी पे, जिसका हम बात करना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट है कॉर्टिसोल। ये एक हार्मोन जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, उसका मैनेजमेंट स्ट्रेस है, उसका रोल स्ट्रेस मैनेजमेंट है। लेकिन जब आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, काम की वजह से हो, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस हो या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हो, आपके वाइफ के साथ आपकी रिलेशनशिप ठीक ठीक ना हो, तो इनकी लेवल जब बढ़ जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका सेक्सुअल पोटेंसी कम हो जाता है, और ऑटोमेटिकली आपका स्पर्म काउंट और स्पर्म क्वालिटी, जिसका ओवरऑल हम स्पर्म हेल्थ कहते हैं, वो भी घट जाता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका उम्र ऑलरेडी ज्यादा है, शादी के 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद भी बच्चे हो नहीं रहे, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो नहीं रही है, फैमिली प्रेशर की वजह से, बाकी फ्रेंड्स के प्रेशर की वजह से भी आपको स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाता है, अपार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कॉजेस ऑलरेडी। इसके अलावा आपके कई सारे मर्दों में हम लोगों को दिखता है कि ये लोग स्मोक एडिक्ट्स होते हैं, मतलब स्मोकर्स होते हैं या अल्कोहलिक्स होते हैं, या कुछ कोई कोई लोग तो नार्कोटिक्स भी लेते रहते हैं। तो इन सब चीजों का एक एडिटिव इफेक्ट होता है आपके एज पे। जो मर्द 25-26 साल का होता है, अगर उसके बॉडी पे स्मोकिंग का, अल्कोहल का या ड्रग्स का इफेक्ट एक्स होता है, इन मर्दों में उसका इफेक्ट 3x या 4x होता है। मतलब ऑलरेडी आपका एज के हिसाब से जो आपके क्वालिटी और क्वांटिटी पैरामीटर स्पर्म के कम हो गए होंगे, स्ट्रेस का इफेक्ट एक रहता है, ऊपर से आपके ये एडिक्शंस का भी इफेक्ट रहता है। तो आपके स्पर्म काउंट और आपके सेक्सुअल लाइफ के ऊपर आपका एज के हिसाब से जो इफेक्ट पड़ता है, उसके ऊपर इनका इफेक्ट एडिटिव हो जाता है। तो इन सब चीजों की वजह से पहली बात, नेचुरल प्रेगनेंसी तो नामुमकिन हो जाता है। दूसरी बात, सबसे जो चीपेस्ट एंड सिंपलेस्ट एंड मोस्ट नेचुरल वे ऑफ आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक है, जिसको हम आईयूआई कहते हैं, वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसमें भी फेल्यूर रेट ज्यादा हो जाता है। तीसरी बात, जब हम आईवीएफ करने के लिए सोचते हैं, उसकी भी मतलब सक्सेस बहुत कम हो जाती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि एल्डरली मेल्स, आप ये इस बात से सतर्क रहिए, सावधान रहिए कि आपको ये बात जानना होगा कि जब आप शादी करने का सोच रहे हो और आप 35-36 साल के ऊपर हो गए हो, तो आप लोग ये बात मान के रखिए, आपके वाइफ का प्रेगनेंसी आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मतलब नामुमकिन नहीं है, लेकिन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गो थ्रू अ डिफिकल्ट पाथ। नंबर 2, आपका एक्सरसाइज का या वर्कआउट्स का फ्रीक्वेंसी कम रहना, स्ट्रेस ज्यादा रहना, इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। इन चीजों से अर्ली डायबिटीज का भी बहुत ज्यादा संभावना होता है। इसके अलावा आपके जो स्मोकिंग या अल्कोहल या नार्कोटिक्स के जो भी एडिक्शन है या जो भी हैबिट्स है, उसका एक एडिटिव इफेक्ट होता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्राइसिस का। तो एल्डरली मेल्स, मतलब मर्दों में लेट शादी करना, और 35, 36 या 38 के बाद अगर आप सोच रहे हो कि आप आपके बच्चे के फादर बने, मतलब यू वांट टू फादर योर चाइल्ड, यू वांट टू इम्प्रेग्नेट योर वाइफ, सावधान रहिए कि आप में कई सारे चेंजेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रहेंगे, मतलब ऑलरेडी हो गए होंगे, जिसका आपको ट्रीट कराना पड़ेगा, और आपको एक एंडोलॉजिस्ट की जरूरत सतर्क पड़ेगी, मतलब उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। एल्डरली मेल्स में एक और समस्या यह है कि उनके वाइफ्स को जब प्रेगनेंसी होता है, उन बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मतलब क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस चीज का भी आपको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे प्रेगनेंसीज को हम मतलब प्रिवेंटिवली हम उसको पहले से ही हम ट्रीट कर सकते हैं, या ऐसे प्रेगनेंसीज को हम टर्मिनेट कर सकते हैं। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यह है कि एजिंग के इफेक्ट्स तो भले ही आप उसको नेगेट नहीं कर सकते हो, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके साथ अगर अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन किया जाता है, जैसे अच्छा एक्सरसाइज करना, हर दिन कम से कम हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करना, 5 या 6 घंटे का अच्छा नींद होना, और टाइम पे खाना खाना, इन सब चीजों के साथ अगर आपका लाइफस्टाइल सही रहा, तो एजिंग के जो नेगेटिव फैक्टर्स है उसको आप नेगेट कर सकते हो कुछ हद तक। अगर इन सब चीजों के बावजूद अगर आपके वाइफ को प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, 1.5-2 साल या 3 साल के बाद, शादी के बाद भी अगर नहीं हो रहा है, तो आप जल्द से जल्द आपके एक नियरेस्ट
फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से संपर्क कीजिएगा ताकि रिवर्सिबल कॉजेस को ट्रीट कर सके और इरिवर्सिबल कॉजेस को पता करके जल्द से जल्द आईवीएफ द्वारा आपका एक बच्चा हो सके।